नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021 डिस्कस करेंगे। जो आने वाला एग्ज़ाम है 67 बीपीएससी, उसके लिए 21 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है और याद रखिए कि बीपीएससी में एक या दो सवाल आपको बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से पूछा ही जाता है। और इसके बाद जल्द ही मैं बिहार के बजट पे भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो इकोनॉमिक सर्वे, जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर एक होता है, ठीक है, वित्त वर्ष, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ठीक है, हर साल 1 अप्रैल को शुरू होता है, उसके दूसरे साल 31 मार्च को ये जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा वो एंड होता है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, ये एक्चुअली में पिछले साल क्या निकाला जाता है। ठीक है, ये एक तरह से सर्वे किया जाता है कि जो हमारी सरकार ने, जो हमारे सरकार के पास जो पैसा आया टैक्स के माध्यम से अलग अलग तरीके से, वो पैसा सरकार ने इस पूरे वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहाँ कहाँ सरकार ने ये पैसे लगाए। तो उसी तरह से ये बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, तो बिहार में ये कहाँ कहाँ पैसे लगे हैं, ये इन सब चीज़ों का ये डेटा पूरा इकोनॉमिक सर्वे देता है। वैसे मैं बता दूँ, पूरा अगर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021 का वो पूरा डेटा देखोगे तो वो करीबन बहुत सारा पेज है, कभी करीबन 500-600 पेज आपको इसमें मिल जाएंगे, उससे भी ज़्यादा आपको पेज इसमें मिलेंगे। लेकिन इससे मैं बहुत इंपॉर्टेंट 21 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जिससे सवाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है बीपीएससी में। ठीक है, क्योंकि बहुत करीब है आपका एग्ज़ाम, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है जिस पे हमने 21 लिखा है, ये कौन सा इकोनॉमिक सर्वे आपका होगा? तो ये इसमें होगा आपका 19-20। जी हाँ, आप इकोनॉमिक सर्वे का जो फ्रंट पेज देखोगे बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का, तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा बिहार इकोनॉमिक सर्वे 19-20 2019 2020 का ये फाइनेंशियल, यानी 2019 के 1 अप्रैल से 2020 के 31 मार्च तक का ये फाइनेंशियल ईयर का ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो बजट आता है वो आने वाले टाइम के लिए बजट डिसाइड किया जाता है कि हम वो कहाँ पे लगाएंगे, तो हम बजट में आपको वो चीज़ बता दूंगा। तो सवाल नंबर 1, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार्स इकोनॉमी इन 2019-20 एट कांस्टेंट प्राइस? तो स्थिर मूल्य पर 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या है? तो 19-20 का मतलब आप समझ गए कि 2019 के, ठीक है, 2019 के 1 अप्रैल से 2020 के 31 मार्च तक का ये हम डेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये भी ध्यान आपको रखनी है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है विकास दर, ग्रोथ रेट, तो कौन सा है? और एक चीज़ और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, एट कांस्टेंट प्राइस बताओ। ठीक है, एक कांस्टेंट प्राइस होता है, करेंट प्राइस होता है, तो यहाँ पे स्थिर मूल्य बताओ। तो कांस्टेंट प्राइस पे आपका 10.5% होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके माइंड में सवाल आएगा, कांस्टेंट प्राइस, जी हाँ, तो देखिए एक हो जाता है कांस्टेंट प्राइस जिसका ग्रोथ रेट हमने अभी आपको बताया, फिर एक होता है करेंट प्राइस। ठीक है, अब जो कांस्टेंट प्राइस होता है ना, इसका एक बेस ईयर डिसाइडेड होता है। हर वक्त जो करेंट प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा करेंट कांस्टेंट प्राइस से।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट प्राइस से ये जो करेंट प्राइस होगा ये हर वक्त ज़्यादा होगा, हमेशा ये ज़्यादा रहेगा करेंट प्राइस। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि कांस्टेंट प्राइस है ना, जैसे इस केस में अभी जो हमारा बेस ईयर है वो है 2011-12, ठीक है। फिर एक मिनट हो जाइए, यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस हो गया और ये करेंट प्राइस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जो कांस्टेंट प्राइस है इसका जो बेस ईयर लिया गया है ना वो 2011 से 12 तक का लिया गया है, ठीक है। और जो करेंट प्राइस मतलब 2011-12 के बाद से जो महंगाई बढ़ी होगी, जो इन्फ्लेशन आया होगा, वो सब ना इसमें ऐड हुआ होगा, ठीक है। तभी तो ये करेंट का प्राइस है और ये कांस्टेंट है, मतलब 2011-12 से ही इसकी तुलना की जा रही है कांस्टेंट प्राइस से, यहाँ से ही तुलना की जा रही है। लेकिन जो करेंट प्राइस है इसमें जो भी महंगाई बढ़ा वो सब इसमें ऐड होता गया, ठीक है। तो इसलिए हमेशा करेंट प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा कांस्टेंट प्राइस से। तो कांस्टेंट प्राइस जो है वो 10.5% से अर्थव्यवस्था का विकास दर बता रहा है। तो हमारी जो इकोनॉमी का विकास दर है वो 10.5% है। अगर वही हम बात करें करेंट प्राइस की तो ये क्या होगा, 15.01% का ग्रोथ रेट है, क्या करेंट प्राइस पे, ठीक है। मतलब महंगाई वगैरह इन्फ्लेशन वगैरह इसमें ऐड करके। उम्मीद है ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार इन 2019-20 एट कांस्टेंट प्राइस। 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद क्या है। यहाँ भी कांस्टेंट प्राइस पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वहाँ पे हम परसेंटेज में ग्रोथ रेट बता रहे थे, ठीक है। विकास दर वहाँ पे हम पूछ रहे थे, ग्रोथ रेट विकास दर जो कि परसेंटेज में आपको वहाँ पे बताया। यहाँ पे वो पूरा अंग पूछ रहा है, पूरा वो पैसा पूछ रहा है कि कितना का एक्चुअली में ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्राइस पे ही पूछ रहा है। तो एक्चुअली में कितना ग्रोथ हुआ, तो 4,14,977 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये समझिए। अब कांस्टेंट और करेंट में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, उसको मैंने इसलिए पहले ही बता दिया क्योंकि बार बार वो यूज़ होगा। सो व्हाट इज़ पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ बिहार एट कांस्टेंट प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी क्या है। तो प्रति व्यक्ति पूछ रहा है, क्या पर कैपिटा जीएसडीपी या फिर बोल सकते हैं पर कैपिटा इनकम यहाँ पे, तो वो क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये है 34,413 रुपये। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कितना, 34,413 रुपये है पर कैपिटा जीएसडीपी। किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे। हमने बताया है आपको कांस्टेंट प्राइस हमेशा कम रहेगा करेंट प्राइस से। तो नेक्स्ट उसी का सवाल है, व्हाट इज़ पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस। जो हमने उसको कांस्टेंट प्राइस पूछा था, अब यहाँ पे करेंट प्राइस है। तो हमेशा आपको पता होगा करेंट प्राइस ज़्यादा होगा। तो करेंट प्राइस कितना है, वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितने, या फिर बोल सकते हैं प्रति व्यक्ति इनकम कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, ठीक है। तो वो है करेंट प्राइस पे कितना, 50,735 रुपया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं आपको कांस्टेंट प्राइस पूछेगा तो 34,413 रुपया बताइएगा पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट सवाल देखिए, द सेकेंडरी सेक्टर हैज़ रिकॉर्डेड फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ रेट्स ऑफ हाउ मच। तो द्वितीयक क्षेत्रक ने कितनी उतार चढ़ाव की वाली विकास दर दर्ज किया। तो ये जो विकास दर है सेकेंडरी सेक्टर में वो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। तो कितना से कितना तक में ये विकास दर बताया है सेकेंडरी सेक्टर। अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आएगा सेकेंडरी सेक्टर क्या है। तो देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो
प्राइमरली 3 सेक्टर में बांटी जाती है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। अब ये जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में जैसे खेती या फिर आप बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स। जैसे हमने कोई खान है, यदि कुछ कोयले का खान है, ठीक है। अब कोयले का खान है, वहाँ से जो चीज़ें निकली वो बिल्कुल रॉ है, वो हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। जब उसको पॉलिश करके एक तरह से उसको अब कोयले के फॉर्म में बनाएंगे, यूज़ करने लायक बनाएंगे, उस सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। अब प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तक ले आने में या फिर सेकेंडरी सेक्टर से ट्रांसफ़र वगैरह करने में उसके लिए तो गाड़ी वगैरह चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा ना, परिवहन जो हो जाएगा ना, वो टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रही है, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल ये सब का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो कितना यहाँ पे विकास दर है, ग्रोथ रेट है, ये यहाँ पे सवाल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4.8 से 14.3% तक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 2017 से 18 में 4.8% का ग्रोथ दिखा रहा था, जो कि बात करें 2016 से 17 का, तो ये 14.3% का ग्रोथ रेट मिला है। तो ये फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ रेट था। तो यहाँ पे देखिए हमने 2016-17 किया है, तो ये जो मेंशन किया गया है वो हमारे लेटेस्ट बिहार इकोनॉमिक सर्वे में ही मेंशन किया गया है। ठीक है। तो इस पे बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा। नेक्स्ट सवाल है, The share of primary sector in GSDP has declined steadily from 23.4% in 2013 to how much in 2019-20। तो GSDP में यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्राथमिकी क्षेत्र की यानी कि प्राइमरी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, 2013 में 23.4% से लगातार गिर रहा है। गिर कर 2019-20 में कितनी परसेंट हो गई है, मतलब इसका जो प्राइमरी शेयर जो है प्राइमरी सेक्टर में जीएसडीपी का, वो लगातार गिर रहा है। तो 2013 में तो 23.4% था, तो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में गिरकर कितना तक आ गया, तो ये 19.5% तक आ गया, 19.5%, 23 से 19.5% पे आ गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर तो प्राइमरी सेक्टर में हम शेयर की बात कर रहे हैं ना, अगर यही शेयर हम अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उसमें कितना का गिरावट आया है, तो इसमें देखिए 19.3% था 2013-14 में, जो कि गिर के 20.3% आ गया है 2019-20 में। एक्चुअली में यहाँ पे गिरावट ना होकर सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई है, ये हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जहाँ टर्सरी सेक्टर में है तो यहाँ भी ग्रोथ हुआ है, एक्चुअली में डबल डिजिट में ग्रोथ हो गया है। कहाँ पे? टर्सरी सेक्टर में। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विद रिगार्ड टू पर कैपिटा जीएसडीपी। तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के संबंध में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है, यानी कि सबसे धनी मानी जिला कौन सा है पर कैपिटा इनकम के तौर पर कहें या फिर पर कैपिटा जीएसडीपी के अनुसार। तो ऑब्वियसली आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि बिहार का कैपिटल सिटी पटना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट पोजीशन पे है। और पटना का जो अगर पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे हैं, जो बिहार का पर कैपिटा इनकम हमने आपको डिस्कस किया था 34 और 50 वाला, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस वाला हमने आपको डिस्कस किया था। तो अगर हम सिर्फ वो तो पूरा बिहार का था, अगर पटना का जो हम बात करें पर कैपिटा जीएसडीपी का, तो ये करीबन हो जाता है पर व्यक्ति 1,12,604 रुपया। कितना? 1,12,604 रुपया पटना का हो जाता है, जिसके साथ पटना सबसे धनी
ज़िला है बिहार का। फर्स्ट पे पटना है, सेकंड पे है बेगूसराय। जी हाँ, सेकंड पे है बेगूसराय। यहाँ 45,540 जो है पर कैपिटा इनकम है। और इसके साथ थर्ड पे कौन है? तो थर्ड पे मुंगेर हो जाता है। जी हाँ, मुंगेर, जहाँ पे 37,385 पर कैपिटा GSDP है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट पे पटना, सेकंड पे बेगूसराय, थर्ड पे मुंगेर है। ये धनी मानी राज्यों की बात हम कर रहे हैं, जो राज्य बिल्कुल प्रॉस्पेरस है, जो बिल्कुल समृद्ध जिला है। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉवरिस्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार का सबसे अब गरीब जिला बताइए। अभी तो हमने देखा कि सबसे धनी जिला पटना है, तो अब सब बताइए कि सबसे गरीब जिला कौन सा है। तो सबसे गरीब जिला में आ जाता है शिवहर। जी हाँ, शिवहर में मात्र पर कैपिटा जो GSDP है वो 17,569 है। ठीक है। और शिवहर से फिर अब सेकंड पे आ जाता है, यानी कि सेकंड लास्ट पे आ जाता है अररिया। फिर थर्ड लास्ट पे आ जाता है किशनगंज। तो ये जो तीन ज़िला हैं वो सबसे गरीब ज़िला हैं। कौन? शिवहर, अररिया, किशनगंज। ये तीनों सबसे गरीब ज़िला हैं। और तीन अभी हमने आपको बताया था, पटना, बेगूसराय और मुंगेर सबसे अमीर ज़िला हैं। ठीक है, बिहार का। नेक्स्ट, हाउ मच ग्रोस फिजिकल डेफिसिट हैज़ अ एज अ परसेंटेज ऑफ GSDP। तो GSDP के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा कितना है? तो आखिर ये फिजिकल डेफिसिट है क्या, ग्रोस फिजिकल डेफिसिट? तो देखिए, अब क्या है कि अब सरकार को जितनी इनकम हो रही है, ठीक है, सरकार को जितना इनकम हो रही है अलग अलग फॉर्म में, जैसे टैक्सेस के फॉर्म में जो सरकार को इनकम हो रही है, सरकार उससे ज़्यादा खर्च रही है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। अगर सरकार को जितना इनकम हो रही है उससे कम सरकार का खर्च है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सरप्लस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिजिकल डेफिसिट बात कर रही है, तो कितना सरकार का घाटा हो रहा है? तो 2%। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मच द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर टू बिहार GSDP। तो बिहार के GSDP में कृषि और संबंधित क्षेत्र का समग्र योगदान कितना है? तो देखिए, अब बिहार की ये बात अगर हम करें तो जहाँ तक अगर नंबर ऑफ़ लोगों की, यानी नंबर ऑफ़ पीपल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा बिहार में ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक बिहार के इकोनॉमी की बात करें, बिहार की इकोनॉमी में कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मात्र 18.7% का ही यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन देख पा रहे हैं हमारे GSDP में, एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर भी साथ में। ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ये ऑब्वियसली 2019-20 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बताइए कि हाउ मच द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू बिहार GSDP क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बिहार के GSDP में पशुधन की कितना योगदान है? तो पशुधन का योगदान है 6%। जी हाँ। सो द ग्रोथ रेट ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन 2019-20, तो 2019-20 में कुल दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर क्या रही बिहार में? तो ये रहा 6.07%। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब यही बात करें 2015-16 की, तो करीबन 82.88 लाख टन्स का जो है मिल्क प्रोडक्शन बिहार में हुआ था, जो कि 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था
इसमें बढ़कर कितना हो गया, 104.83 लाख टन दूध का प्रोडक्शन हुआ। किस फाइनेंशियल ईयर में, 2019-20 में। तो आप देख पा रहे हो कि काफ़ी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। तो जो ग्रोथ रेट हुआ है, जो बढ़ा है, कितने परसेंट से बढ़ा है, 6.07% के रेट से ये बढ़ा है। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन 2019-20। तो बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग के लिए 2019-20 में कितनी राशि आवंटित की थी। तो कितना राशि आवंटित किया गया था 2019-20 में, 275 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और वही अगर 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उस वक्त सिर्फ 84.6 करोड़ रुपए ही टूरिज़्म पे पर्यटन विभाग को खर्च करने के लिए आवंटित किए गए थे। तो एक सडन हाइक आपको यहाँ पे देखने को मिला, 84 से 275 करोड़ रुपए। ठीक है, तो कितने परसेंट का ये बढ़ोतरी हुआ, ये भी आपसे पूछ सकता है सवाल। ठीक है, ये जो बढ़ोतरी हुई वो कितने परसेंट की हुई, तो ये हुआ 225% का बढ़ोतरी। नेक्स्ट है, बिहार हैज़ ऑल टुगेदर हाउ मैनी NH नेशनल हाईवे एज ऑन सितंबर 2020। यहाँ पे याद रखिए सितंबर 2020 तक का ही डेटा इस्तेमाल करके यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं। तो सितंबर 2020 तक जो नेशनल हाईवे थे वो 58 नेशनल हाईवे थे बिहार में। जो टोटल लंबाई था 5475 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज़ द पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इन बिहार। तो बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत कितना है। तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत अगर अभी की बात हम करें तो यह है 332 किलोवाट आवर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कितना, 332 किलोवाट आवर। ऑफ कोर्स ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 का ये डेटा है। अगर इसके पहले के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यानी 2012 से अगर कंपेयर करें, 2012-13 के फाइनेंशियल ईयर से, उस वक्त सिर्फ 145 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत होता था, इलेक्ट्रिसिटी का खपत होता था। कितना, मात्र 145 किलोवाट आवर, जो कि आज 332 किलोवाट आवर खर्च हो रहा है। तो ये जो हाइट आप देख रहे हो, कितने परसेंट का ये हाइट आप हाइक देख रहे हो, ये 129% का हाइक है। तो परसेंट भी याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मैं बता रहा हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस यूं ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ द पीक डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार। तो अभी हमने एनर्जी कंजप्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रति व्यक्ति खपत हमने देखा। तो अब पूछ रहा है कि जो है बिहार में बिजली की जो सर्वाधिक मांग है वो कितना है। तो ये है 5900 मेगावाट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑफ कोर्स ये 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, वहीं अगर हम बात इसको कंपेयर करते हैं 2012-13 के फाइनेंशियल ईयर से, जबकि उस वक्त डिमांड जो था, पीक डिमांड था इलेक्ट्रिसिटी का बिहार में, वो था 2650। क्योंकि बहुत जगहों पे गांव में, हमारे ही गांव में बिजली नहीं थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड होगा नहीं, जब बिजली ही नहीं है तो वहाँ पे तो जा ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ एक यहाँ पे देखा जा सकता है। तो 2012-13 से अगर बात की जाए यहाँ पे, तो कितने परसेंट का ये हाइक हुआ है यहाँ पे 2012-13 जो 2650 मेगावाट था, जो 4900 मेगावाट हो गया है 2019-20 में। तो ये है 27.4% का हाइक यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। सॉरी, 27.4 नहीं, ये गलती हो गया। यहाँ एक्चुअली 123% का हाइक यहाँ पे दिख रहा है। 7 सालों में 123% का हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हुई है।
नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अवेलेबल पावर कैपेसिटी इन बिहार। अब बिहार में उपलब्ध बिजली क्षमता कितनी है। हमने अभी देखा कि कितना डिमांड है, लेकिन बिहार में जो बिजली की क्षमता कितनी उपलब्ध है वो कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना है, 6073 मेगावाट है उपलब्ध। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो ऑब्वियसली 2019-20 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर है। अगर यही हम उसके पिछले साल यानी 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें, उस वक्त 4767 मेगावाट जो है वो था अवेलेबल पावर कैपेसिटी बिहार का। ठीक है, कितना, 4767, जो कि 2019-20 में कितना हो गया, 6073। तो कितने परसेंट का हाइक हुआ ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये है 27.4% का हाइक। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन 2019-20। तो 2019-20 में कितना दूध का उत्पादन होता है। तो कितना दूध का उत्पादन हुआ है 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्त वर्ष था, उसमें तो ये हुआ है 104.83 लाख टन का। ये तो हमने आपको बताया भी था, कितना, 104.83 लाख टन का दूध का उत्पादन हुआ है। अब इसमें कितना परसेंट गाय का है, कितना परसेंट भैंस का ये जो अति किया गया है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। तो 104 लाख टन तो यहाँ पे दूध का उत्पादन हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें 58.2% जो है वो गाय का दूध का उत्पादन हुआ, और यहीं पे 39.6% भैंस के दूध का उत्पादन हुआ। कहाँ, बिहार में। ठीक है, अब यहीं पे बात करें, अब यहीं आपसे सवाल ये आ जाएगा कि कौन सा ज़िला गाय का दूध उत्पादन में टॉप रहा। तो टॉप में पटना आएगा, दोनों में ही। जी हाँ, पटना गाय में भी टॉप रहा और भैंस के दूध के उत्पादन में भी टॉप रहा। लेकिन अगर यही बात करें सेकंड थर्ड की, जैसे सेकंड में कौन रहा गाय का दूध उत्पादन में, समस्तीपुर। ठीक है, क्योंकि पटना दोनों का एक है तो वो तो पूछेगा नहीं, सेकंड या थर्ड पूछेगा। समस्तीपुर, बेगूसराय, तो ये टॉप 3, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, यहाँ पे दूध, गाय का दूध उत्पादन में ये तीनों ज़िला बिहार के टॉप रहे। वहीं पे बात करें अगर भैंस के दूध की, तो यहाँ भी पटना आएगा। ठीक है, फिर आएगा सुपौल सेकंड पे, और थर्ड पे नालंदा ज़िला। ये तीनों ज़िला जो है, पटना, सुपौल और नालंदा, ये भैंस के दूध उत्पादन में, बफेलो मिल्क प्रोडक्शन में टॉप रहें, और ये जो हैं गाय के दूध प्रोडक्शन में टॉप रहें। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट हाइट चिल्ड्रेन इन बिहार। तो बिहार में कम कद के बच्चों का प्रतिशत कितना है। तो कम कद का बच्चा एक तरह से आप कह सकते हैं न्यूट्रिशंस के कारण जो हाइट बढ़नी चाहिए थी उम्र के साथ, वो हाइट बढ़ती नहीं है, कम रह जाती है। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितने परसेंट है यहाँ पे अभी बिहार में। तो बिहार में 42.9% जो बच्चे हैं वो शॉर्ट हाइटेड हैं। कितने शॉर्ट हाइटेड हैं, कम उनकी हाइट है। और अगर वही बात हम करें 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में, तो उस वक्त 48.3%, ठीक है, 48.3% बच्चे जो थे वो शॉर्ट रहते थे, उनका हाइट ज़्यादा बढ़ता नहीं था, बहुत कम रहता था। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 48 से अब 42 हो गया, यानी 5.4% गिर गया है। ठीक है, यानी कि ये अच्छा है, मतलब 5.44% जो
बच्चे हैं वो इम्प्रूवमेंट अब आ गया है। अब जो है कि अब 48% बच्चे नहीं बल्कि अब 42% ही बच्चे शॉर्ट हाइट के होते हैं, बिहार में शॉर्ट हाइट रहते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ही थोड़ा सा ये डिफरेंस आया है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ से और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे कौन सा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम हाइट के बच्चे होते हैं, यानी शॉर्ट हाइट चिल्ड्रन पाए जाते हैं, कौन सा ज़िला है बिहार का? तो वो है सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी में करीबन 54.2% जो बच्चे हैं वो शॉर्ट हाइट होते हैं। क्या होते हैं? वो शॉर्ट हाइट होते हैं। उनकी जो हाइट होती है, उनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है, छोटी होती है। ठीक है, और सबसे कम जहाँ जहाँ बच्चे सबसे कम शॉर्ट हाइट पाए जाते हैं वो है गोपालगंज। गोपालगंज जिसका बॉर्डर आपको यूपी से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 34.2% बच्चे ही शॉर्ट हाइट होते हैं, जबकि सीतामढ़ी में 54.2% बच्चे शॉर्ट हाइट होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ बिहार? बिहार की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ वो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग हम ये डेटा डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो भी सर्वे वगैरह आते रहता है उसमें जो डेटा अब अपकमिंग जो डेटा दिखाएगा वो एक अलग डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहना है। वो वाला जो डेटा है वो मैं ज़रूर आपको करंट अफेयर्स में डिस्कस कर दूंगा। जो डेली करंट अफेयर्स है उसको तो फॉलो करिए ही करिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ हर तरह से पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक सर्वे का डेटा हम डिस्कस करेंगे। तो पूछ रहा है कि क्या है जनसंख्या की वृद्धि दर बिहार में? तो बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर है 25.4% से यहाँ की जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर नेशनल की बात करें, राष्ट्रीय ग्रोथ रेट कितना है, तो वो 17.7% है। तो नेशनल ग्रोथ रेट से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। फर्टिलिटी रेट जो है, प्रजनन दर है जो बिहार का, वो है 2.50%। यानी ऑन एन एवरेज एक एक महिला 2.5 बच्चे पैदा कर रही हैं। ये ऑन एन एवरेज की बात करिए, 2.5 तो बच्चे पैदा करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर 2011 की सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.6% था। कितना? 3.6% था फर्टिलिटी रेट। जो अब आप देख रहे हो कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2019-20 का, उसमें घटा है, जो अब 2.50% फर्टिलिटी रेट यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे सरकार ने टारगेट रखा है कि 2031 तक जो हमारा फर्टिलिटी रेट होगा बिहार का वो 2% हो जाएगा, और वही 2041 तक 1.80% हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, आइडियल जो ग्रोथ फर्टिलिटी रेट होती है वो होती है 2.1%। अगर इस फर्टिलिटी रेट से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल वो इक्वल रहेंगे, ना वो बढ़ेंगे ना वो जनसंख्या ना बढ़ेगी ना जनसंख्या घटेगी। वो कांस्टेंट जनसंख्या रहेगी। मतलब जितने बच्चे पैदा होंगे उतने बच्चे मर भी जाएंगे, उतने जितने लोग पैदा होंगे उतने लोग मर भी जाएंगे। मतलब जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बैलेंस रहेगी। तो आज का लास्ट सवाल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ऑफ बिहार इज़ ड्यूरिंग 2014 टू 18। 2014 से 18 के दौरान बिहार के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल तक जो है लोग जीते हैं, ऑन एन एवरेज कितने साल तक लोग जिएंगे। ये है 2014
18 की बात की हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69.1 साल तक बढ़ गई, यानी कि ऑन एन एवरेज 69 साल तक लोग जिएंगे बिहार में। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो मैं बता दूं, जो कि पहले 63 साल तक ही था ऑन एन एवरेज, जो आप देख रहे हो यहाँ पे बढ़ के 69 साल हो चुका है। तो ये था बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021 के मोस्ट 21 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़। उम्मीद है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऑब्वियसली ये आपके एग्ज़ाम के लिए वैल्यू एडिशन ज़रूर करेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जिस दोस्तों को रिक्वायर्ड है इस वीडियो की वहाँ तक शेयर कर दीजिए। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए बिहार सिविल्स बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करता है। और जल्द ही हम बिहार बजट लेकर आएंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और हाँ, पीडीएफ की जहाँ तक बात है तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।